Okay, guys. So I'm starting today's class. Today is a class on consignment accounts. Now, consignment is there in CA, CS, CMA Foundation. CMA, CA और CS तीनों लेवल का फाउंडेशन में कंसाइनमेंट एज अ टॉपिक ऑफ अकाउंट्स है और कंसाइनमेंट CMA इंटर में भी है, बीकॉम में भी है. These are the areas where consignment is there as a topic. So it's quite an important topic. कंसाइनमेंट है क्या? मैं लास्ट क्लास जस्ट शुरू किया था, हिंट दिया था, बट पूरा समझाया नहीं था. आज पूरा समझाऊंगा भी और रिवाइज भी करा दूंगा. लास्ट क्लास जो बोला था, मैं बोला था अगर मैं मेरा बिजनेस कलकत्ता से बाहर जाके करना चाहता हूँ, आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन कैलकाटा हु सेल्स गुड्स इन कैलकाटा. आई हैव शॉप्स इन कैलकाटा. सो आई एम अ मैन हु इज डूइंग बिजनेस इन कैलकाटा एंड हु इज सक्सेसफुल इन डूइंग बिजनेस इन कैलकाटा. Now, if I want to do my business in Mumbai, because I want to expand my geographical market, the object is to expand my geographical market. Geographical market expansion plan के लिए मैं क्या करूँगा? मेरा एक उपाय है कि मैं ब्रांच खोलूँ, बट मैं लास्ट क्लास बताया था ब्रांच महंगा है या सस्ता? महंगा सर, बहुत बहुत महंगा, क्योंकि ब्रांच के लिए आपको किराया लेना पड़ेगा. किराया हर महीने का फिक्स्ड कॉस्ट है. और सर किराया नहीं, वहां पे एक एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा जो कि आपका एक ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट है. ये सारा कॉस्ट आपका खर्चा बढ़ा देगा और आपका प्रॉफिट जो है बाहर बेच के उसका मार्जिन शायद ही कुछ रहेगा या रहेगा ही नहीं. तो पॉसिबल नहीं है ब्रांच खोल के बिजनेस करना. इससे बेहतर है कि मैं एक छोटा सा पार्टनरशिप या उस तरह का किसी मोड से बिजनेस करूं. जैसे कि मेरे को मुंबई में कोई ना कोई दोस्त तो मिल ही जाएगा. जैसे सर मेरा कोई दोस्त मुंबई में जो बिजनेस कर रहा है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई तुम जो अपना बिजनेस करते हो, अपना ऑफिस से, अपना शॉप से, अपना एस्टैब्लिशमेंट से, तुम्हारा बिजनेस के साथ साथ मेरा प्रोडक्ट भी तुम रखो और मेरा प्रोडक्ट भी तुम बेचो और मेरा प्रोडक्ट बेच के जो तुम लाओगे उसका 10% तुम रख लो. इससे वो खुश और मेरा भी प्रोडक्ट बिक जाएगा विदाउट इंकरिंग द एक्सपेंसेस which I would have incurred had I done the same business under branch. And this is why consignment is a cost effective way of doing business. Cost effective way of expanding your business. आया ना? तो यही है सर. आप यानी कि जो माल बेचेगा मुंबई में, यानी कि मैं कलकत्ता वाला मेरा माल भेजूंगा मुंबई में और मेरा बिहाफ में मेरा माल बेचेगा कौन? मेरा दोस्त जो मुंबई में अपना बिजनेस करता है. कलकत्ता वाला का नाम होगा कंसाइनर. कलकत्ता वाला का नाम होगा कंसाइनर. So there are two parties to consignment. Number one is consigner. Who is a consigner? The person who sends the goods, the person who owns and sends the goods on consignment. He is the principal or the agent? सर ओनर है तो वही प्रिंसिपल है. हाँ, समझ में आ रहा है सबको? यहां तक क्लियर है ना? अच्छा सर, कंसाइनी कौन? कंसाइनी हो गया the person who receives the goods. The person who receives the goods on behalf of the consigner, and sells it.
he is the agent, he is the agent. क्लियर है? दोनों पार्टीज क्लियर है? Is it clear? Okay. Yes, sir, clear. Okay. Now, if someone asks me, sir, what is the quid pro quo? What is the quid pro quo in a consignment transaction? क्विड प्रो को का मतलब होता है, क्विड प्रो को का मतलब होता है क्या? कंसीडरेशन. बोलो, कंसीडरेशन. कंसीडरेशन टू कंसाइनर क्या है? उसका माल बिकेगा. सेल्स इन न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज, है ना? उसको क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है, न्यू मार्केट. कंसीडरेशन टू कंसाइनी. टू कंसाइनी क्या होगा? खुद बताओ. कंसाइनी को क्या मिलता है? सुख, चैन या कमीशन? कमीशन. कमीशन. हाँ, करेक्ट करेक्ट सर. सर अभी बताइए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस प्रोसेस. इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड बिजनेस प्रोसेस मतलब कैसे बिजनेस होता है, ये तरीका क्या है, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या इन्वॉल्व रहता है. फिर हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग में, जो हम लोग का मेन सीख है. अच्छा, मैं बता दूं, कंसाइनर स्टेप 1 क्या है? कंसाइनर अपना गुड्स, कंसाइनर sends the goods on consignment to consignee. While sending, he will incur some expenses like loading charges, insurance, shipping charges, freight, carriage, etc. है ना? कंसाइनर ये सब खर्चा इंकर करके माल को भेज देता है किसके पास? कंसाइनी के पास. माल भेजते वक्त स्टेप 2 लिखने के बाद पहले समझा दूं, माल भेजते वक्त माल का डिस्क्रिप्शन, क्या क्या गुड्स, कितना क्वांटिटी का, कितना वजन का, क्या कलर का, क्या डिस्क्रिप्शन का, कितना पीस, कितना वजन, ये सारा बात कंसाइनी को उसको भेजना पड़ेगा. किसको? कंसाइनर को ही. तो कंसाइनर while sending the goods to the consignee will also attach a document which will have the detailed description of the goods sent. ऐसा डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस. प्रोफॉर्मा इनवॉइस. देखो, इसको इनवॉइस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? प्रोफॉर्मा इनवॉइस. व्हाई? बिकॉज ये माल और ये चीज तो हम लोग बेच नहीं रहे, हम लोग भेज रहे. किसको? हम लोग भेज रहे हैं. We are sending it to whom? We are sending it to the consignee. We are sending it to consignee. We are not selling it to consignee. अगर सेल करते तो वैसा डॉक्यूमेंट को क्या बोलते? इनवॉइस. सेल नहीं किए, हम लोग क्या किए? भेजे, सेंड किए. तो सेंड किए तो ऐसा चीज को क्या हम लोग क्या बोलेंगे? इनवॉइस या प्रोफॉर्मा इनवॉइस. प्रोफॉर्मा इनवॉइस. समझ में आया? प्रोफॉर्मा इनवॉइस का मतलब ये होता है. प्रोफॉर्मा इनवॉइस का मतलब क्लियर है? ओके. नाउ सर, ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया. हाँ, मैं बोला ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड बिजनेस प्रोसेस. स्टेप 2 का बात किया जाए. स्टेप 2 का बात किया जाए. स्टेप 2 कुछ ऐसा है. स्टेप 2 कुछ ऐसा है कि कंसाइनी ये माल रिसीव करता है. कंसाइनी रिसीव्स द गुड्स. कंसाइनी रिसीव्स द गुड्स एंड रिसीव करते वक्त कंसाइनी भी कुछ खर्चा उठाता है. कंसाइनी रिसीव्स द गुड्स एंड incurs
some expenditure on such goods like unloading charges, insurance, godown rent, etc. And he, by incurring certain expenditure, and he sells the goods. अच्छा, ये जो गुड्स बेचा, ये गुड्स क्या उसका है या कंसाइनर का है? कंसाइनर का है। तो ये जितना भी सेल प्रोसीड्स है वो अपने पास नहीं रखेगा, वो भेज देगा चेक, हिसाब के साथ भेजेगा। तो जो हिसाब वाला डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं अकाउंट सेल्स। इट्स एन अकाउंट ऑफ सेल्स, यानी कि हिसाब ऑफ कंसाइनमेंट सेल्स। ठीक है, तो स्टेप 3 में मैं लिखूंगा कि कंसाइनी आफ्टर selling the goods sends the net proceeds to the consignor along with an account sales. This is the second document which is involved in an accounting of consignment. पूरा क्लियर हुआ? यहां तक पूरा क्लियर है सबको? सब कुछ थियोरेटिकल, दो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो बुक बन जा रहा है, ये अगर कोई कॉपी करे तो अपना खुद का बुक बन जाएगा, और ऐसा लॉजिकली लिखा रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कॉपी हो गया? हैव यू गाइस कॉपीड? अरे हाँ या ना तो बताइए, चैट कर दीजिए। yes. समझ में नहीं आया चैट में लिख दो। चैट इस्तेमाल करना नहीं आता है क्या? ये तो राइट हैंड साइड में मोर में there's an option called chat, you can write there. ओके, कॉपी हो गया तो बोलना। Yes, sir. Good. Aishi has copied the others. अमृता भी कॉपी कर ली। फरीन? Okay. I'm going ahead. Good. I'm going ahead. Good. So this is the idea. Now the main part of this chapter is accounting for consignment. कैसे इसको अकाउंट्स करे और इसका हिसाब कैसे करे और जर्नल क्या होगा, किसका बुक्स में क्या होगा, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। ये मेन लर्निंग है अपना। अभी तक तो जनरल लर्निंग था, जनरल नॉलेज था, बट ये जनरल नॉलेज, बेसिक लेवल का नॉलेज अगर कोई इमेजिन नहीं कर पाता है तो अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? तो अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट में दोनों बुक साथ में वो लोग बनाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर कोई भी एक बुक में एंट्रीज डालने के लिए बोल सकते हैं। in the books of a consignor, the consignee. Now लॉजिकली अगर बात बोला जाए, कंसाइनर का बुक्स में प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये गुड्स किसका है? कंसाइनर का है। ये गुड्स बेच के मुनाफा किसका है? कंसाइनर का है। तो प्रॉफिट भी आएगा तो किसका बुक्स में आएगा? कंसाइनर के बुक्स में आएगा। ओके, बट
कंसाइनी का क्या आएगा? कंसाइनी का कुछ नहीं आएगा, खाली कमीशन इनकम आएगा। तो अगर सोचो प्रॉफिट या लॉस का, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो एक लेजर से बनता है जिसका नाम है कंसाइनमेंट ट्रेडिंग। तो कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट shall be prepared in the books of the consignor. That is the number one ledger which you will be asked to prepare. Alongside consignor का books में और किसका हिसाब हो सकता है? एक पर्सनल अकाउंट बन सकता है, किसका? कंसाइनी। Consignee's account also you have to prepare in the books of the consignor. Similarly, in the books of the consignee, you will have to open consignor account. तो ये तीन मोस्ट पॉपुलर अकाउंट है, एक है कंसाइनमेंट ट्रेडिंग, दूसरा है कंसाइनी। एक और दो दोनों किसका बुक्स में होगा? कंसाइनर का बुक्स में। बट कंसाइनी का बुक्स अगर सोचो तो कंसाइनी का बुक्स में ओनली कंसाइनर अकाउंट बनेगा। सर ये तो नंबर 1 है या नंबर 3 है? हाँ नंबर 1 है इन द बुक्स ऑफ कंसाइन। यही है सर। अभी जर्नल्स डिस्कस करेंगे। हाँ जर्नल्स डिस्कस करेंगे बोथ इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। जर्नल्स अगर डिस्कस हो गया तो लेजर में पोस्टिंग तो कोई बात ही नहीं है, फिर लेजर भी दिखा देंगे, फिर जाके सम्स में शुरू करेंगे। बट मैं बता दूं ये जो गुड्स है दो मेथड में सेंड हो सकता है। जर्नल करने से पहले मैं एक चीज समझा दूं, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट कैन बी सेंट in two ways. Number one, cost price, and number two, invoice price. Two methods, cost price method and invoice price. हम लोग पहले बात करेंगे cost price का, पहले बात करेंगे कॉस्ट प्राइस का, और उसी का जर्नल्स मैं अभी दिखाऊंगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? कॉपी हो गया? कॉपी हो गया तो आगे बढ़ूंगा। यस सर। बाकी लोग? ओके सर, कॉस्ट प्राइस मेथड में जर्नल क्या होगा बताइए? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जर्नल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कौन सा चीज के लिए क्या जर्नल एंट्री सर? व्हेन गुड्स आर सेंट, when goods are sent on consignment. मैं बता दूं when goods कंसाइनमेंट में भेजा जाता है तब कंसाइनर का बुक्स में एक्चुअली कोई सेल या परचेज नहीं हुआ। अच्छा बोलो, गुड्स को तुम्हारा गुड्स को ही तुम्हारा गुड्स ही रहेगा। तुम्हारा गुड्स तुम तुम्हारा घर से किसी और का घर भेज रहे हो, यही हो रहा है ना? और जिसका घर भेज रहे हो क्या उसका सामान हो जाएगा या तुम्हारा ही सामान रहेगा? तुम्हारा ही सामान रहेगा। तो इस चीज का, इसको हम लोग इंग्लिश में स्टॉक ट्रांसफर भी कहते हैं। तो ये स्टॉक ट्रांसफर ही हो रहा है कंसाइनमेंट पे जब गुड्स भेजा जा रहा है ना? तो स्टॉक ट्रांसफर में आपका ओनरशिप नहीं जा रहा है। बट हिसाब कैसे रखते हैं हम लोग? हाँ बोलो, ये गुड्स मैं खरीदा था खरीद के बेचने के लिए, यानी कि ये गुड्स मेरा कहाँ पे छुपा हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज में। परचेज कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। थोड़ा स्ट्रेस देके सोचो। परचेज यानी कि मैं जो सामान खरीदा था बेचने के लिए मेरा नॉर्मल बिजनेस में, वही नॉर्मल बिजनेस का सामान से कुछ सामान निकाल के मैं भेज दिया कंसाइनमेंट में, तो मेरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बढ़ गया और परचेज या ट्रेडिंग अकाउंट घट गया। बात समझ में आया?
तो इसका जर्नल होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट डेबिट, ये बड़ा डेबिट को डीआर लिख रहा हूं, और ट्रेडिंग या परचेज, ट्रेडिंग स्लैश परचेज, कोई भी एक को क्रेडिट करो, एक ही बात है, क्रेडिट। समझ में आया? तो ये है पहला एंट्री। सर ये पहला एंट्री है, हाँ, बट इसका और एक एंट्री है। अच्छा बोलो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, या अल्टीमेटली क्या है? कंसाइनमेंट का खर्चा ना। कंसाइनमेंट में ये खर्चा मानो तो ये कंसाइनमेंट के लिए परचेज जैसा है, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए परचेज से निकल गया, बट कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ये परचेज का बराबर है ना, यही माल तुम खरीदे हो ना कंसाइनमेंट के लिए। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज लाइक परचेज फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस। आर यू गेटिंग मी? कंसाइनमेंट में के लिए जो खर्चा है यही तो है गुड्स का खर्चा। तो कंसाइनमेंट ट्रेडिंग डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट ट्रेडिंग डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हम लोग जीएससी भी बोलते हैं, जीएससी शॉर्ट में, ठीक है? क्लियर है यहां तक? हर जर्नल क्लियर है? इज इट क्लियर? प्लीज, जर्नल क्लियर है? यस सर। देखते हैं। ओके सर, ये तो आसान है सर। अब बताइए, कंसाइनर तो बहुत खर्चा करके गुड्स भेजेगा, हाँ, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, इसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। मेरे को बताइए कंसाइनर्स एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होगा कंसाइनर का बुक्स में? सोच के बताना। कंसाइनर का बुक में कंसाइनर खर्चा किया तो खर्चा टू बैंक होना चाहिए, हाँ सर, बट बोलो ये कंसाइनमेंट का खर्चा है तो इसके लिए खर्चा को अलग से ना डेबिट करके कंसाइनमेंट ट्रेडिंग को डायरेक्टली डेबिट कर देते हैं। कंसाइनमेंट ट्रेडिंग का उद्देश्य है कंसाइनमेंट से प्रॉफिट आया या लॉस आया दिखाना, इसीलिए कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में सारा एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट डेबिट हो जाता है और सारा इनकम ऑफ कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाता है। तो जितना भी कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस है वो सारा कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस के लिए कंसाइनमेंट ट्रेडिंग शैल बी डेबिटेड, एंड हेंस कंसाइनर का एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट के लिए भी कंसाइनमेंट ट्रेडिंग डेबिट होना चाहिए। कंसाइनमेंट ट्रेडिंग डेबिट टू क्या होगा? अच्छा बोलो, बैंक ही होगा ना, खर्चा किए तो बैंक ही क्रेडिट होगा, इसमें पूछने लायक क्या है? बैंक क्रेडिट। क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? यस ओके सर, यस सर। बताइए ये कंसाइनी का अगर एक्सपेंसेस है, ये तो कंसाइनर का एक्सपेंस गया, अगर अभी मैं बात करूं कंसाइनी का एक्सपेंस का, यानी कि कंसाइनी को माल मिलने के बाद वो जो खर्चा की या किया, वो खर्चा कंसाइनमेंट का ही खर्चा है तो कंसाइनमेंट ट्रेडिंग ही डेबिट होगा, वो तो श्योर बात है। बट वो क्या बैंक को क्रेडिट किया, आपका पॉकेट से गया? कंसाइनर का बुक्स में क्या बैंक क्रेडिट होगा? नहीं। ये किसका पॉकेट से गया? कंसाइनी का पॉकेट से, तो कंसाइनी इज योर क्रेडिटर फॉर दिस खर्चा, तो कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है सर? कंसाइनी को जो कमीशन देंगे, कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, ये भी तो कंसाइनमेंट का ही खर्चा है सर। हाँ, कंसाइनमेंट का खर्चा है, मतलब कंसाइनमेंट ट्रेडिंग डेबिट होगा, हाँ, सेम एंट्री होगा, कंसाइनमेंट ट्रेडिंग डेबिट, और कौन किसको मिलेगा ये कमीशन? कंसाइनी, तो कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक कॉपी हो गया? जल्दी। ओके नाउ नेक्स्ट सर बताइए जल्दी, सेल्स, कंसाइनमेंट में जो सेल्स होगा क्या होगा सर? सेल्स, हाँ, कंसाइनमेंट में जो बेचेगा, सेल्स में जो बेचोगे, यानी कि कंसाइनमेंट में कंसाइनी अभी जो अपना मार्केट में जो बेचेगा, बिकेगा माल, इसके लिए
ये तो इनकम है ना सर, सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स के बदले कौन क्रेडिट होगा? कंसाइनमेंट ट्रेडिंग डेबिट हुआ था खर्चे के लिए, तो क्रेडिट होगा इनकम के लिए, तो क्रेडिट होगा कंसाइनमेंट ट्रेडिंग। कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में इनकम माना जाएगा इसको, और जो डेबिट होगा इसमें क्या कैश आपको डायरेक्टली मिल रहा है, आप कंसाइनर हो, कंसाइनर को डायरेक्टली कैश मिल रहा है या कंसाइनी को कैश मिला? कंसाइनी को कैश मिला, तो कंसाइनी डेबिट होगा, कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट ट्रेडिंग। ओके, नाउ एफ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत सारा बातें हैं। एफ मेरे को बताओ, मेरे को जल्दी से ध्यान से सुन के बताना, समझ के बताना, मेरे को बताओ एबनॉर्मल लॉस। ये जो आइटम होता है एबनॉर्मल लॉस, इसका मतलब क्या है? मैं माल भेजा था, माल इन ट्रांजिट खो गया, कंसाइनी को मिला ही नहीं, या कंसाइनी को मिल गया और उसके बाद स्पॉइल हो गया एक्सीडेंट से, यानी कि एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल स्पॉइलेज इज नॉर्मल लॉस। तो ये एबनॉर्मल लॉस के लिए सर क्या होगा? एबनॉर्मल नुकसान के लिए होगा क्या? क्या होगा आप ही बताओ? एबनॉर्मल लॉस के लिए आपका कंसाइनमेंट ट्रेडिंग, कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किए थे लेट्स से 50, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किए थे 50, कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में डेबिट हो गए हैं 50। कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में 50 आइटम भेजे थे यूनिट्स में, बट माल पहुंचा एबनॉर्मल लॉस, स्टॉक इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट हो गया 10, तो माल पहुंचा कितना? 40। 50 माल आप भेजे थे, 10 इन ट्रांजिट खो गया, तो 40 माल पहुंचा कंसाइनी को, तो ये 10 माल क्या है? एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बुक्स में क्या होगा वही तो पूछ रहा हूँ और वही तो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो वो क्या है सर? वो बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। एबनॉर्मल लॉस मेरा टोटल डेबिट में है ना, कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में डेबिट हुआ पूरा 50 आइटम ना, हाँ डेबिट हुआ पूरा 50, बट मैं जब माल बेचूंगा कितना बेच पाऊंगा? 40 ही, तो क्रेडिट में 40, डेबिट में 50, बहुत ना इंसाफी। मैचिंग कॉन्सेप्ट को वापस मिलाने के लिए कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देना पड़ेगा? क्रेडिट। समझ में आया? एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देंगे कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में। क्यों? मैकेनिकली नहीं, लॉजिकली समझा रहा हूं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस तो पूरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50 में लिखा, कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में कितना लिखा? 40 या 50? 50, तो डेबिट किया 50, तो अभी डेबिट में रहना चाहिए था 40, क्योंकि क्रेडिट में रहेगा 40। तो डेबिट अगर किया कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में 50, तो ये 50 के अगेंस्ट में 10 को अगर क्रेडिट कर दे एबनॉर्मल लॉस बोल के, तो डेबिट साइड में नेट कितना पड़ा रहेगा कॉस्ट में? 40, तभी जाके प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट दिखेगा 40-40। क्लियर है? इसकी को बोला जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो एबनॉर्मल लॉस का एंट्री हमेशा क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट ट्रेडिंग, कंसाइनमेंट ट्रेडिंग क्रेडिट। क्लियर है? सो दिस इज ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अच्छा बोलो अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक यानी कि स्टॉक इन हैंड, यानी कि जो स्टॉक कंसाइनी बेच नहीं पाया, रह गया, अच्छा वो भी तो बेचे नहीं, तो उसका भी तो पकड़ लो। अभी 40 जो बचा है, 50 में से 10 खराब हो गया, लॉस हो गया, अभी 40 जो बचा है, ये 40 में से 5 स्टॉक इन ट्रेड है, तो 35 बिका, 35 बिकेगा, तो कितना स्टॉक इन हैंड है? 5, है ना? ये 5 जो स्टॉक इन ट्रेड है, गुड सेंट लॉस्ट इन ट्रांजिट LIT, ठीक है, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, ठीक है, सोल्ड, ठीक है, तो ये क्या है? स्टॉक। समझ में आ रहा है? ये जो 5 स्टॉक है, सेल तो 35 का हुआ है,
बट डेबिट में अभी कितना पड़ा है 50 माइनस 10 40, तो डेबिट में 35 पढ़ने से ही ये 35 सेल का प्रॉफिट कितना हुआ दिखेगा ना। तो अनसोल्ड स्टॉक को भी यही ट्रीट करना है जो एबनॉर्मल लॉस को किया, और इसी को मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अनसोल्ड स्टॉक को भी कंसाइनमेंट ट्रेडिंग से निकाल देना है, क्योंकि डेबिट में 50 है, 50 में से 10 निकाल दिए तो और 5 निकाल दोगे, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग करते हैं। तो डेबिट साइड में कितना पड़ा रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पड़ा रहने से ही if you match it against the sales you will get the profit of goods sold, because abnormal loss yeah unsold stock is not your trading loss. Are you getting me? So this is the funda of consignment transactions. Now let me tell you, abnormal loss and unsold stock both are not given, वो लोग वैल्यूएशन करके नहीं देगा, वैल्यूएशन टू बी डन। दीज टू आइटम्स वैल्यूएशन सम्स में तुमको निकालना है, और बहुत आसान तरीके से अपने ये भी सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एंड अबनॉर्मल लॉस। यहां तक पूरा क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. पूरा एकदम Yes, sir. पिक्चर परफेक्ट तरह क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ Yes, sir. now let us go on and see what is ahead in our in store for us. अच्छा, मेरे को जल्दी से बताओ कि तुम लोग का जो वो है क्या नाम है, आप लोग का जो बुक है, वो बुक को एक बार कोई वो कर दो ना, मतलब ग्रुप में, और एक बार पिंग कर दो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डाउनलोड में होना चाहिए। ये ना, ओके आई एम गोइंग बाय द इंटर का बुक, सीएमए इंटर का बुक। ये सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन का बुक में भी है, बीकॉम का भी बुक में भी है। टॉपिक एक ही है, लेवल भी ऑलमोस्ट लगभग एक ही है। पेज नंबर 112। देखो, ये है कंसाइनमेंट, ठीक है। अपने एक सम स्ट्रेट अवे करेंगे, सम करने के बाद हम लोग स्ट्रेट अवे नेक्स्ट लेवल सीखेंगे। नेक्स्ट लेवल में क्या क्या सीखने लायक है मैं बता दूंगा। उसके पहले तुम लोग एक बार ये सब थ्योरी देख लो, ये सब थ्योरी घर में देखना, मैं सब पढ़ा दिया। कैन यू ऑल सी? प्रोफॉर्मा इनवॉइस पढ़ा दिया। नेक्स्ट चीज जो मेरे को दिखाना है वो है इनवॉइस प्राइस। ये क्या दिखाया? कॉस्ट प्राइस। अभी क्या दिखाना है? अभी एक एक करके मैं लिख दे रहा हूँ जो जो टॉपिक्स अपना बाकी है। टॉपिक्स है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, ये मैं बोला अभी, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन तुमको निकालना पड़ेगा। फिर वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वो भी सेम जैसा है, दोनों का प्रिंसिपल सेम ही है। ये दो सिखाने के बाद नंबर 3 विल बी इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड, अभी कॉस्ट प्राइस सीखे तो इनवॉइस प्राइस होगा। एंड लास्टली चौथा है टाइप्स ऑफ कमीशन। टाइप्स ऑफ कमीशन जो बुक में एक साथ दे दिया, 3 तरह का कमीशन हो सकता है, तो क्या क्या 3 तरह का कमीशन हम लोग सीखेंगे। तो ये 3 ही लर्निंग है, ठीक है। अपने बुक्स का, इंटर का बुक्स का सारा सम करेंगे तो फाउंडेशन कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज इंटर का लेवल हायर है, ठीक है। तो जल्दी से अपने कमीशन मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कमीशन बुक में पहले दे दिया, अकाउंट सेल्स दिया, ठीक है। फिर वो लोग स्ट्रेट अवे सिचुएशन दे दिया, और जर्नल्स दिया, जो जर्नल्स में अभी डिस्कस किया, ठीक है। फिर कमीशन के बारे में और एक बार बात किया, वो मैं जब पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा एक बार, ठीक है। ये लेजर दिखा दिया, ठीक है। फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लेके बात किया, फिर इलास्ट्रेशन 10 दिया, ठीक है। अब जल्दी से
ये जो सम है ये जो सम है हाँ, ये सम आप लोग कीजिए। इलास्ट्रेशन 10 पहले पढ़ लीजिए, फिर जो आता है कीजिए, जो आता है कीजिए, सोल्यूशन मत देखना। और यही सम को मैं समझाऊंगा और कराऊंगा। पहला सम अपना इलास्ट्रेशन 10 है। थैंक यू। मैं एक बात बोलने वाला हूँ, ये जो रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है इस सेशन का वो 1 मिनट दिखा रहा है, तो 1 मिनट में ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। 1 मिनट रहने दीजिए, फिर मैं तब तक भेज दूंगा नया वाला 1 मिनट एक्सपायर करने में, ठीक है? फिर नेक्स्ट वाला में पूरा क्लास चल जाएगा 6 बजे तक, ठीक है? तो ये 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये एक्सपायर हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, नया वाला भेज दूंगा, लॉग इन कर लेना। तब तक सम पढ़ के शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 5 मिनट पढ़ के खुद का आप लोग का 5 मिनट 5 से 7 मिनट दे रहा हूँ अभी से। उस बीच लॉगिन टाइम भी कैलकुलेट हो जाएगा, डोंट वरी।